Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लंग कोलैप्स के बारे में, जिसे हम एटेलेक्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स में हमारा जो लंग्स होता है वो पार्शियली कोलैप्स हो जाता है। तो पार्शियली भी हो सकता है, ये कंप्लीट हो सकता है, या फिर डिफ्लेशन होने के बाद लंग्स इन्फ्लेट नहीं हो पाते, या किसी भी एरियोलर जो फ्लूइड है, हमारी एल्वियोलर फ्लूइड है, उन एल्वियोलर फ्लूइड का एक्सेस अमाउंट में डिपोजिशन हो जाता है। सो इसलिए एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स के बारे में बात करने से पहले हम अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपने लंग के बारे में कंप्लीटली जान लेंगे, समझ लेंगे, तब हमें एटेलेक्टेसिस के बारे में जानने या समझने में आसानी होगी। उसके कॉजेज, उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स के बारे में समझने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, लंग्स की एनाटॉमी, आर्टेरियल ब्लड गैसेस क्या होते हैं, लंग्स में हमारी कौन क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और कैसे वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है, इन चीजों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क होता है कई ऑर्गन्स का या टिश्यूज का। अगर मैं कई ऑर्गन्स कह रहा हूँ तो बेसिकली वो हमारे डायफ्राम मसल्स, हमारे लंग्स, और लंग्स के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक सबसे मेन सिस्टम होता है, क्योंकि इसी से हमारे बॉडी में इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के कई पार्ट होते हैं, जैसे एयरवेज है, लंग्स हैं, उन एयरवेज और लंग्स को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स है। अल्टीमेटली हम हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से ट्रांसमिट हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकल रहा है, इनसे हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग या इन पे हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल्स के साथ साथ कुछ ऐसे हमारी मसल्स भी होती हैं जो सपोर्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे इंस्पिरेटरी मसल्स, एक्सपिरेटरी मसल्स। ये हमारे लंग्स को एक पावर प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं, यानी कि हमारे लंग्स में एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है। डिफरेंट पार्ट्स हमारे बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स में जो जितना भी ऑक्सीजन ट्रेवल करता है या हमारे बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो कि एक वेस्ट गैस के रूप में होता है, सो जितना भी ये बाहर निकलता है या ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ मिक्स होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये टोटली डिपेंड होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सो बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, यानी कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के साथ मिल करके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, और जिससे हमारे बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन ट्रैवल करता है या ऑक्सीजन पहुंचता है। सो ये होता है हमारा एक बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे नोज होते हैं, माउथ होता है, ट्रैकिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और उन लंग्स को नीचे से सपोर्ट करते हैं हमारी डायफ्राम। तो जब भी एक्सपेंशन होता है या रिलैक्सेशन होता है, सो इस एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन के साथ ही हमारे लंग्स का एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन होता है। यानी कि जैसे जैसे हमारे डायफ्राम का मूवमेंट होता है, उसी तरीके से हमारा लंग्स भी एक्सपैंड या रिलैक्स होता है। हमारे लंग्स की एक कैपेसिटी, जिसे हम एक लंग कैपेसिटी कहते हैं। सो उस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितना लंग्स हम इंस्पायर एयर कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, कितना हम एयर एक्सपायर कर सकते हैं, सो बेसिकली उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। जितनी हम लंग से जितना हम एयर इंस्पायर कर सकते हैं, उसे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। जितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, उसे हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। सो बेसिकली जब भी एक्सपिरेशन होता है, सो उसके बाद हमारे जो लंग्स में एयर लेफ्ट होता है, उसे ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि हमारा जो भी लंग्स में एयर लेफ्ट आउट है, सो उसे हम एक कितना एयर मूव कर रहा है, कितना एयर इन कर रहा है, ये वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं। सो इस वॉल्यूम को ही हम एक टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बेसिकली हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, वो हमारे नेजल कैविटी से प्रेजेंट स्टार्ट होता है। हमारे नेजल कैविटी यानी हमारे नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम नेजल हेयर्स कहते हैं। इन नेजल हेयर्स का फंक्शन होता है कि ये एयर में प्रेजेंट होने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल है, उन्हें वो नेजल कैविटी तक ही रोक दे, उन्हें आगे वो ट्रेवल करने ना दे। अगर किसी कारणवश वो आगे ट्रेवल करते हैं, वो डिपॉजिट होने लगते हैं, उनका डिपोजिशन बढ़ने लगता है, तब फिर लंग इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, या और सारी जो लंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अराइज होती है। अगर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर कर रहा है, और ऐसी सिटी में है जिस सिटी में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मली उसका जो लंग्स होता है वो हेल्दी रहता है। और हेल्दी लंग में उसके जो इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट होते हैं, प्रॉपरली एक्सपेंशन होता है, प्रॉपरली रिलैक्सेशन होता है। और साथ ही जो हमारी ट्रैकिया होती है, वो एक तरह की हमारी एक ट्यूब होती है, जिसे हम एयर ट्यूब कहते हैं। इस ट्रैकिया को हमारे कुछ सर्कुलर रिंग्स होते हैं, वो सर्कुलर रिंग्स एक पोजीशन में इंटैक्ट करके रखते हैं या होल्ड करके रखते हैं, सो दैट वो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो पाए, या वो ट्रैकिया किसी भी तरीके से फॉल ना हो पाए। कई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट नेजल के थ्रू ब्रीद नहीं कर पाता है, वो माउथ के थ्रू इंस्पिरेशन करता है, और उस इंस्पिरेशन में या उस
एक्सपीरेशन में कई बार हमारे माउथ के थ्रू, क्योंकि हमारे माउथ में कोई ऐसे हेयर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एंटर कर जाते हैं। इसलिए हमेशा जो रिकमेंडेड होता है और हमेशा जो एडवाइज्ड होता है वो इंस्पिरेशन थ्रू नोज और एक्सपीरेशन थ्रू माउथ होता है। आगे की स्लाइड्स में हम इनके और भी फंक्शंस समझेंगे। इंडिविजुअली हम लंग्स के बारे में बात करेंगे, राइट और लेफ्ट लंग्स के बारे में बात करेंगे, क्यों हमारा एक लंग छोटा होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, इसका कारण हम जानेंगे। बेसिकली हम अब बात करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसी के साथ साथ कुछ और ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जब भी हम बात कर रहे हैं या हम किसी जब बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी चीज को स्मेल करना, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो हमारे प्रॉपर फंक्शन करते हैं और हमारी जो स्मेल होती है वो भी अच्छी होती है। इसीलिए जब किसी को रिसेंटली हमने देखा कि कई ऐसे पेशेंट जिन्हें कोविड हुआ या कोविड अटैक हुआ उनको, तो ऐसे केसेस में उनके स्मेल करने की जो क्षमता है वो चली गई। कई दिनों तक, 14 डेज तक, 18 डेज तक या 21 डेज तक उनकी स्मेल और उनका जो टेस्ट है वो सही से नहीं आ पाया। ये बेसिकली हमारा जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है इनकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण होता है। और क्योंकि कोविड भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसलिए अगर किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन होता है तब हमारे जो बात करने का ढंग है, हमारे जो स्मेल करने की कैपेसिटी है वो चली जाती है। दूसरे फंक्शन की हम बात करें तो हमारा जो वार्म एयर है उसको हम ह्यूमिड रखना, मॉइस्चराइज रखना, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैच करना, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन होते हैं। हमारे बॉडी के सबसे आखिरी सेल यानी कि हर सेल तक ऑक्सीजन डिलीवर करना, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है। बेसिकली हमारे जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करते हैं ब्लड के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ, और तब जाके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी के थ्रू हमारे बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है। इसलिए जितना अच्छा ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है उतना ही अच्छा उसका ट्रांसपोर्ट होता है। इसी के साथ साथ जो हमारे वेस्ट गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसी के साथ हमारे हार्ट में वापस आते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, जो वहां से फिर ट्रांसमिट होते हैं लंग से और फिर वो एक्सपेल आउट होते हैं। सो बेसिकली वेस्ट गैसेस का रिमूवल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एयरवेज को प्रोटेक्ट करना, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो नेजल कैविटी है, हमारा जो नोज है, उसमें जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये
एक प्रोटेक्टिव हेयर्स होते हैं और ये हमारे एयरवेज को डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस या इरिटेंट्स से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही किसी भी वायरल या किसी भी फॉरेन बॉडी को एंटर होने से वो बचाते। सो अगर फॉरेन बॉडी एंटर होता है और वो डिपोजिशन होने लगते हैं, जब किसी भी वायरल कंडीशन होती है, तो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होते हैं। कई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जैसे कोविड हमने देखा हाल ही में, एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसका अगर लंग इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसमें हम 25 में ग्रेडिंग करते थे, अगर 10 या 10 के एबव होती थी तो कई बार वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती। ये बेसिकली क्योंकि हमारे इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते थे, अगर कोविड जर्म्स वहां प्रेजेंट है, कोविड वायरस वहां प्रेजेंट है, तो अगर हम इनहेल करते हैं तो वो भी हमारे अंदर चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े एयर पार्टिकल्स हैं, तो हमारे जो म्यूकस होता है वो हमारा रोक देता है इन पार्टिकल्स को आगे ट्रांसमिट होने में। इस ट्रांसमिशन से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम अपने लंग्स, अपने जो एयरवेज है उनको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सो ये है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शन। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, लंग्स हमारे इन्फ्लेट होंगे, डायफ्राम का मूवमेंट होगा, हमारा ये इनहेलेशन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर जाएंगे। सो उससे हमारा जो लंग्स है वो रिलैक्स होते हैं या डिफ्लेट होते हैं। जब भी हमारा लंग्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो एक्सपैंड करता है, तो हमारे डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है और इसी से हमारे जो लंग्स होते हैं सपोर्टेड होते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का इन होता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का आउट मूवमेंट होता है या बाहर निकलता है। सो इससे हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है वो हमारे बॉडी का मेंटेन रहता है। अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती या किसी भी ऐसे कारण के कारण जिसमें ऑक्सीजन का इनहेलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या इनहेलेशन सिर्फ प्रॉपर नहीं हो रहा है और एक्सहेलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारे कई केसेस एराइज हो जाते हैं या कई कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो जाती है। तो अगर इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है या इंस्पिरेटरी मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है या एक्सपिरेटरी मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, सो ऐसे केसेस में कई कॉम्प्लिकेशंस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी अरेस्ट या कई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात करूं तो कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। सो बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे पूरे बॉडी की गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, जैसा हमने अभी देखा कि हमने माउथ, नोज, लंग्स, ट्रैकिया इनके बारे में देखा। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो बेसिकली कई डिफरेंट पार्ट मिलकर के काम करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हर ग्रुप में हर पार्ट का एक सेपरेट फंक्शनिंग होती है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर है। सो जब भी एयरवेज हमारे एयर को डिलीवर करते हैं लंग से, अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारे जो एयरवेज है, उनके हर पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो एयरवेज प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। पार्ट्स की हम बात करें तो सबसे पहले और जो फॉरमोस्ट पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे माउथ और नोज। ये हमारी ओपनिंग है। So, इन ओपनिंग से हमारा जो एयर है एनवायरनमेंट में वो पुल होता है हमारे बॉडी के अंदर। जब भी हम सांस खींचते हैं या इंस्पायर करते हैं तो एयर हमारा बॉडी के अंदर एंटर होता है, या इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू हमारे जो एयर है वो एंटर करते हैं हमारे बॉडी में। उसके अलावा साइनसेस, साइनसेस बेसिकली हमारे एक हॉलो एरियाज होते हैं जो बोन्स, कई बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे हेड में, और ये हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी की जो ह्यूमिडिटी है, वो हमारे एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उनसे मैचिंग करने में या उनकी एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करने में हमारे साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो बेसिकली अगर जैसे कोई साइनसाइटिस का पेशेंट है, किसी को साइनस है, तो इन हॉलो एरियाज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते और वो भी कई तरह के रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। जब भी कोई किसी तरह का इरिटेंट एंटर करता है उनके साइनस में या एयर के थ्रू, तब उन साइनस का इन्फ्लेमेशन होता है और उन्हें एक साइनस अटैक आता है, जिसका कई एक एपिसोड्स होते हैं। सो बेसिकली हमारे जो माउथ और नोज से हमारी ओपनिंग होती है, हमारे एयर एंटर करते हैं, और साइनस हमारे जो है वो हमारे जो टेम्परेचर है, एयर की ह्यूमिडिटी है, उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं या उसे रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फेरिंग्स या थ्रोट, तो जो ट्यूब हमारी एयर को डिलीवर करती है हमारे माउथ और नोज को ट्रैकिया में, उसे ही हम फेरिंग्स या थ्रोट कहते हैं। ये बेसिकली एक पैसेज वे है, जिससे एक वाया प्रोसेस है जिससे हमारे एयरवेज बाईपास करते हैं या एयरवेज हमारे हो करके गुजरते। इसी के बाद हमारी जो ट्रैकिया है, जो हमारे थ्रोट और हमारे लंग्स को कनेक्ट करती है, वो स्टार्ट होती है। ट्रैकिया हमारा एक पैसेज वे होता है जो कनेक्ट करते हैं हमारे थ्रोट और हमारे लंग्स को, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये बेसिक एक कनेक्शन है। हमारी जो ट्रैकिया है उसमें कई रिंग्स प्रेजेंट होती है, वो रिंग्स उसे एक इंटैक्ट होल्ड करके रखती है और उसे फॉल होने से या कोलैप्स होने से बचाती है। ब्रोंकियल ट्यूब्स, तो ये ट्यूब्स हमारे विंड पाइप के बॉटम में प्रेजेंट होती है जो कनेक्ट करती हैं हमारे दोनों लंग्स को। सो बेसिकली हमारा सबसे पहला माउथ और नोज, फिर साइनसेस, फिर हमारे जो फेरिंग्स है, हमारा थ्रोट है, फिर हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया से निकलते हुए हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स, और फिर आते हैं हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन या सबसे मेन पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं।
सो हमारे बॉडी में बेसिकली दो लंग्स होते हैं, यानी एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमारा इन जब एक्सपांशन होता है तो एयर एंटर करते हैं, यानी एयर एंटर करने के कारण एक्सपांशन होता है, और एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के कारण उनका रिलैक्सेशन होता है। सो प्रॉपर ब्रीदिंग या प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण का जो मेन फंडा है या मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे लंग्स का होता है। अगर किसी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है या उसे वीजिंग हो रही है तो वो बेसिकली हमारे लंग्स के डिसफंक्शनिंग के कारण होती है। हो सकता है कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो, कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो, या कोई रेस्पिरेटरी ऐसी कंडीशन हो जिससे हमारे लंग्स का प्रॉपर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है या प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे जो नेजल कैविटी है, जो नॉस्ट्रिल से शुरू होते हैं, फिर हमारे एपिग्लॉटिस से, हमारा फेरिंग्स है, हमारे लैरिंग्स है, हमारी जो ट्रैकिया है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि रिंग्स के फॉर्म में है, तो ये हमारा ट्रैकिया है। वहां से ओरिजिनेट होने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस है, और फिर हमारे दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं या दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम राइट लंग या लेफ्ट लंग कहते हैं। इस राइट लंग और लेफ्ट लंग को सपोर्ट करने के लिए नीचे हमारे एक डायफ्राम प्रेजेंट है। सो जैसे जैसे हमारे लंग का मूवमेंट होता है उसी तरीके से हमारे डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। हमारे जो लंग्स है वो एंटायरली एनक्लोज्ड होते हैं प्लूरल कैविटी में। ये प्लूरल कैविटी हेल्प करती है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने में, या उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। कई बार जब प्लूरल इफ्यूजन होता है, जिसमें फ्लूइड का डिपोजिशन होता है या एयर डिपोजिशन हो गया, सो जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, सो ये पेनफुल कंडीशन होती है। सो वो बेसिकली हमारे प्लूरल कैविटी के डिसफंक्शन है। उसी तरीके से हमारे जो लंग्स हैं उनमें भी फंक्शनिंग होती है। हमारे जो प्राइमरी ब्रोंकस हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं, और हर ब्रोंकाई के एंड में हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जहां बेसिकली एक्सचेंज होता है गैसेस का। सो एल्वियोलाई बेसिकली हमारे एयर सैक होते हैं जो गैसियस एक्सचेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हमारे लंग्स से हमारे जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर होता है पूरे बॉडी में थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है हमारे हीमोग्लोबिन से।
सो हीमोग्लोबिन हमारा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो उसी फॉर्म में पूरे बॉडी में ट्रांसमिशन होता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू है। सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स ही नहीं, कुछ ऐसी हमारी बोन और मसल्स भी हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, जैसे कि डायफ्राम और रिब्स। सो डायफ्राम, जैसे मैंने बताया कि लंग्स के मूवमेंट के साथ साथ डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है, और वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स के लिए। रिब्स बेसिकली हमारी बोन्स होती हैं जो सराउंड करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स और हार्ट को। और बेसिकली 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे कुछ रिब्स अटैच्ड होती हैं हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा से, और कुछ रिब्स अटैच नहीं होती। सो ये रिब्स एनक्लोज करते हैं हमारे लंग्स को, यानी हमारा जो लंग है वो उसके ऊपर हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली अगर किसी को रिब फ्रैक्चर हुआ है या रिब की कोई इंजरी हुई है, तो ये कई बार देखा जाता है कि लंग पंक्चर भी हो सकता है, जिसके कारण दूसरे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस की। तो जैसे ही इनहेलेशन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले एयर हमारा इनहेल होता है, यानी हम इनहेल करते हैं एयर हमारे नेजल कैविटी के थ्रू या माउथ के थ्रू। उसके बाद वो एयर हमारे ट्रेकिया में आता है और उससे हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है। तो जब भी हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है तो हमारा जो डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि उसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो जाता है। जब हमारे लंग्स इन्फ्लेट होते हैं या हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है, तो उसी के साथ साथ हमारे रिब केजेस भी एक्सपैंड होते हैं। हमारी जो रिब मसल्स होती हैं, हमारी जो इंस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम एक्सलेशन की बात करें, तो जब भी हम एयर को एक्सेल करते हैं, सो एक्सलेशन के प्रोसेस में डायफ्राम हमारा अपवर्ड मूव करता है, जिसके कारण वहां एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर जनरेट होने के कारण लंग्स हमारा रिलैक्स होने लगता है, और अल्टीमेटली एयर हमारा माउथ के थ्रू या नेजल कैविटी के थ्रू बाहर चला जाता है, जो कि बेसिकली गैसियस एक्सचेंज या हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस फॉर्म में बाहर जाता है। तो जब भी हमारा लंग्स रिलैक्स करता है, हमारे डायफ्राम का अपवर्ड मूवमेंट होता है, तब हमारी जो रिब केज है उसका भी वो भी एक स्मॉलर साइज ले लेता है, और हमारी जो रिब मसल्स है वो रिलैक्स होती है। सो बेसिकली हमारे इनहेलेशन प्रोसेस में हमारी रिब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिब केज का एक्सपेंशन होता है, लंग्स का एक्सपेंशन होगा, और डायफ्राम का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। एक्सहेलेशन प्रोसेस में डायफ्राम का अपवर्ड मूवमेंट होगा, हमारी जो रिब मसल्स है वो रिलैक्स होंगी, सो रिब केज हमारा छोटा हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा। उसके बाद फिर हमारी जो एयर वेज है वो उनके थ्रू हमारा एयर का एक्सहेलेशन होगा या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होगा। तो इन्हीं दो प्रोसेस के अराउंड हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इन पार्ट्स के अलावा
भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और पार्ट्स होते हैं। तो जब भी हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे ब्लड हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे जो और भी गैसियस वेस्ट है उनको हमारे बॉडी से एक्सपेल करते हैं। वो ब्लड से हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, लंग्स से हमारे नेजल कैविटी के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। इन चीजों के लिए हमारे कुछ और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे कि एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, कैपिलरीज। सो एल्वियोलाई, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक टाइनी एयर सैक होते हैं हमारे लंग्स में, जहां हमारा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सो बेसिकली एल्वियोलाई हमारा जो साइट है, एल्वियोलाई ही हमारे ऐसे साइट है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का रोल प्ले करता है, यानी एल्वियोलाई हमारा साइट है गैसियस एक्सचेंज का। ब्रोंक्यूल्स हमारे स्मॉल ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स की, यानी कि हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो डिवाइड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाइज में। सो ये हमारी स्मॉलर ब्रांचेस होती, इन्हीं स्मॉलर ब्रांचेस के एंडिंग में हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की। फिर आते हैं हमारे कैपिलरीज, जो हमारे ब्लड वेसल्स है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के वॉल्स में, वो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। जैसा हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से कलेक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे एल्वियोलाई से आगे ट्रांसमिट होते हैं पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कलेक्शन होता है हमारे एल्वियोलाइज में। सो इनके ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसफर के लिए या पूरे बॉडी में एक ट्रांसमिट करने के लिए हमारी कैपिलरीज या हमारे ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लंग लोब्स, हमारे जो लंग्स हैं वो कई सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि हमारे जो राइट लंग है उसमें 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। वहीं हमारा जो लेफ्ट लंग है वो सिर्फ 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर। इसमें हमारे मिडिल लोब्स नहीं होते। इस वेरिएशन का मेन कारण है कार्डियक नॉच। सो कार्डियक नॉच बेसिकली हमारा लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। ये स्पेस हमारे हार्ट को हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन देने के लिए प्रेजेंट होता है। इसलिए हमारा जो लेफ्ट लंग है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्योंकि उसका जो साइज है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है हमारे राइट लंग से। सो हमारे जो लेफ्ट लंग है वो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर
मिडिल और इंफीरियर, इन 3 लोब्स में हमारा जो राइट लंग है वो डिवाइडेड रहता है। प्लूरा, प्लूरा एक थिन सैक होता है जो हमारे हर लंग के लोब्स को सराउंड करता है और हमारे लंग्स को हमारे चेस्ट वॉल से सेपरेट करता है। इसीलिए ये जो पूरी कैविटी होती है इसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। सो लंग लोब्स हमारे तीन, दोनों पार्ट ऑफ द लंग्स में, हमारे एक में राइट में 3 और हमारे लेफ्ट में 2, और इन लंग लोब्स को सराउंड करने के लिए हमारे लंग्स में प्लूरा, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्लूरा प्रेजेंट होते हैं। ये सेपरेट करते हैं हमारे लंग्स को चेस्ट वॉल से। इन कंपोनेंट्स के अलावा हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स और उन कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ और बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सीलिया, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स। सो सीलिया बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमारे इरिटेंट्स को हमारे एयरवेज से बाहर रखने में हेल्प करते हैं। एपिग्लॉटिस बेसिकली एक टिश्यू फ्लैप होता है जो हमारे ट्रैकिया के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करता है या सेफ गार्ड करता है। इसलिए हमारे विंड पाइप में एपिग्लोटिस के कारण ही फूड पार्टिकल एंटर नहीं करते, या हमारे फूड पाइप में हमारे एयर एंटर नहीं करते। सो हमारा जो एपिग्लोटिस है वो एक तरह का एंट्रेंस या एक तरह का गेट की तरह काम करता है। लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स एक तरह के हॉलो ऑर्गन होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं बात करने में। तो जब भी एयर का इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है उससे साउंड जनरेट होता है, और हमारे हॉलो ऑर्गन यानी हमारे वॉइस बॉक्स के कारण हम बात कर सकते हैं या हमारे बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। सो ये होते हैं हमारे पोजीशनिंग, हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कि एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का एक पार्ट है सुप्राग्लॉटिस, हमारे वोकल कॉर्ड्स और सबग्लॉटिस। इनको इनमें पूरा हमारा लैरिंग्स है और ट्रैकिया है और ईसोफेगस है। सो ईसोफेगस बेसिकली हमारा फूड पाइप होता है और इनको सेफ गार्ड करते हैं, हमारे जो ट्रैकिया है उसको सेफ गार्ड करते हैं ट्रैकियल रिंग्स, जो कि सर्कुलर रिंग्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे मेन ऑर्गन के बारे में, जो कि हमारे लंग्स है। सो लंग्स हमारे बॉडी का या यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर होते हैं। हमारे बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन की डिलीवरी और एक और एयर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे लंग्स से ही प्रोवाइड होती है। इसी तरह से हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा गैसेस है, जो वेस्ट गैसेस है, उनसे रिड होने के लिए या उनसे फ्री होने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए भी हमारे लंग्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए हमारे लंग्स को ऐसे स्पेशली डिजाइंड होते हैं जो हमारे गैसियस के एक्सचेंज या गैसियस के ट्रांसमिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू। जैसा हमने देखा कि इनहेलेशन में डायफ्राम का अपवर्ड मूवमेंट और एक्सहेलेशन में डायफ्राम का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है।
इनहेलेशन में हमारे जो रिब मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सहेलेशन में हमारी जो रिब मसल्स है वो रिलैक्स होती है। तो इस प्रोसेस से ये प्रोसेस पूरे हमारे लंग्स के थ्रू सपोर्टेड होते हैं, या हमारे लंग्स ही, इसीलिए इनको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर ऑर्गन कहा जाता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को का जो सेंटर होता है वो हमारा लंग्स होता है। सो बेसिकली हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी पिंकिश ऑर्गन जैसे अपसाइड डाउन कोन जैसे दो हमारे पेयर ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होते। जैसा हमने पहले ही बात किया कि हमारे राइट लंग, यानी कि हमारा जो राइट साइड का जो लंग है वो उसमें 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। हमारा जो लेफ्ट लंग है उसमें बेसिकली 2 लोब्स होते हैं, यानी कि हमारे सुपीरियर, मिडिल, सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर। सो इन लोब्स के बीच में हमारे फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे लोब्स को डिवाइड करते हैं। सो पूरे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे ट्रैकिया, हमारे सुपीरियर लोब्स, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उनसे ओरिजिनेट होने वाले टर्शियरी ब्रोंकस, और जैसा हमने पहले भी बात किया कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो उसका साइज छोटा होता है। इसका मेन रीजन है कि हमारे जो लेफ्ट लंग में है वहाँ एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। वो कार्डियक नॉच हमारे हार्ट को एक स्पेस देने के लिए या उस पर्पस के लिए होता है। लंग्स बेसिकली हमारे ट्रैकिया के नीचे होते हैं, और अगर हम अपने ब्रोंकियल ट्री की बात करें तो एक वाई शेप का हमें दिखता है। जैसे अगर हमारा जो वाई का ऊपर पोर्शन है, सो अगर हम इन्वर्टेड वाई देखें या अपसाइड डाउन वाई देखें तो हमारा जो वाई, जो जैसे वाई हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसी तरीके से हमारा एक ट्रैकिया होता है, और उस ट्रैकिया और ब्रोंकाइस से फिर निकलते हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकस। तो बेसिकली हमारा एक अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड वाई जैसा हमारा एक शेप दिखता है। हर लंग के पास ट्यूब होती है, जो ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं, उनमें उनसे फिर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकस अराइज होते हैं। सो बेसिकली ट्रैकिया या ट्यूब जो है ये हमारी हेल्प करती है ऑक्सीजन के इन और कार्बन डाइऑक्साइड के आउट होने के लिए, या हम कहें तो ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस के लिए, या ऑक्सीजन के इनहेलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन के प्रोसेस के लिए। सो जैसा मैंने बात किया कि पूरी जो हमारा सिस्टम है वो एक इन्वर्टेड वाई या अपसाइड डाउन वाई जैसा दिखता है। सो अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो एक अपसाइड डाउन वाई, अपसाइड डाउन वाई जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है।
सो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा लैरिंग्स, उससे फिर हमारे ट्रैकिया, और ट्रैकिया सराउंडेड होते हैं हमारे रिंग्स। फिर वहां से निकलते हैं हमारे दो, जैसे व्हाइट दो पार्ट होते हैं, उसी तरीके से हमारे निकलते हैं दो प्राइमरी ब्रोंकाई। उन प्राइमरी ब्रोंकाई से हमारे निकलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई में, और एट द एंड होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स, और वहां हमारे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेसिकली हमारे गैसियस एक्सचेंज के साइट होते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, या फिर हमारे जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम उसे गैसियस एक्सचेंज का साइट कहते हैं। सो हमारे जो ब्रोंकाई है वो ब्रांच ऑफ होते हैं, वो स्मॉलर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। पूरी जो हमारी जो ब्रांचेस की जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है, उसमें टाइनी ट्यूब्स स्ट्रेच आउट होते हैं, और पूरे लंग्स में वो स्प्रेड होते हैं। जो हमारे ट्यूब्स होते हैं या हमारी जो टाइनी ये ब्रांचेस होती हैं, इनकी थिकनेस सिर्फ और सिर्फ जो ये थिकनेस है, वो एक हेयर के बराबर की थिकनेस होती है। हर ब्रोंक्यूल ट्यूब के एंड में एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है, जो कि एक छोटा सा एयर सैक होता है। इसी एयर सैक को हम एल्वियोलाई कहते हैं, या इंडिविजुअली हम कहें तो इसे ही एल्वियोलस कहा जाता है। ये एक छोटे से ग्रेप ब्रांच यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसे, एक गुब्बारे के गुच्छे जैसे दिखते हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी में या हमारे लंग्स में समवेयर अराउंड 600 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि कई स्मॉलर बबल शेप में होते हैं, या वो एल्वियोलाई जो होते हैं वो एक तरह के सरप्राइजिंगली हमें एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो हमारे जो लंग का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ाने में हमें हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हम उस सरफेस एरिया की बात करें, जितना एल्वियोलाई हमें हमारे लंग्स को देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर का होता है। यानी कि हमारे जो रूम है, हमारा जो ऑक्सीजन का डिपोजिशन या ऑक्सीजन के इनहेलेशन के लिए कई सरफेस जैसा एक रूम प्रेजेंट है, जिसमें कई गुना ऑक्सीजन डिपॉजिट हो सकते हैं, इनहेल हो सकते हैं। तो इस पिक्चर में अगर हम समझें तो बेसिकली हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके जो टर्मिनल हैं, उनकी कैपिलरीज हैं, और एल्वियोलस है। सो एल्वियोलाई या एल्वियोलस की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा हमने देखा था कि वो एक साइट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के, और हर ब्रोंक्यूल ट्यूब के एंड में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे एयर सैक, अंगूर के गुच्छे के फॉर्म में, या छोटे छोटे गुब्बारे के गुच्छे के फॉर्म में। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, जैसा हमने पहले भी देखा कि मैकेनिक ऑफ ब्रीदिंग में इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। इनहेलेशन के प्रोसेस में हमारा जो डायफ्राम है वो
डाउनवर्ड मूव करता है और हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड करता है। तो जब एक्सपैंड करेगा तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ पुश होता है। हम जैसे ही ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है हमारे ट्रेकियाज, हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाइल्स के थ्रू हमारे लंग्स में पूरे स्प्रेड होता है, तो हमारा जो लंग्स है वो ट्रांसमिट होता है या वो डिफरेंट, उससे हमारा जो लंग है वो एक्सपेंशन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सहेलेशन होता है, यानी कि हमारे जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है, रिब मसल्स हमारी रिलैक्स होती है, हमारे जो लंग्स हैं उनका उनका रिलैक्सेशन होता है और अल्टीमेटली एयर हमारा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर निकलते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैसेस, आर्टेरियल किसी भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैसेस यानी कि एबीजी को समझना बहुत जरूरी है। आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट हमारे बेसिकली मेजर करता है एसिडिटी और जो पीएच लेवल होता है हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कितना एसिडिटी है लेवल है या कितना पीएच लेवल है हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरीज में। सो बेसिकली ये यूज किया जाता है कि हमारे लंग्स कितने अच्छे से हमारे ऑक्सीजन को कंबाइन कर पाते हैं हमारे ब्लड के साथ, और उसके साथ कितना अच्छा ट्रांसमिशन हो रहा है पूरे बॉडी में। सेम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के पीएच लेवल को पता करके, जिसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे पता करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा पीएच लेवल क्या है, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने अच्छे से लंग्स हमारे कैपेबल है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में ब्लड से। जब भी ब्लड हमारा पास होता है लंग से तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कंबाइन मूव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। इसीलिए एबीजी टेस्ट करने के लिए जो ब्लड होता है वो हमेशा आर्टरीज से निकला जाता है, और हमारे जो जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेजर किया जाता है, जिससे पहले वो हमारे बॉडी के टिश्यूज में एंटर करे, यानी हमारे बॉडी के टिश्यूज में एंटर करने से पहले उनका टेस्ट किया जाता है कि वो कितने अच्छे से पूरे सेल्स में ट्रांसमिट हो रहे हैं या कितने अच्छे से पूरे बॉडी में पंप हो रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सो बेसिकली ये मेजर होता है, यानी कि PaO2 ये मेजर होता है हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर का, जो कितना परसेंटेज डिजॉल्व हो रहा है ब्लड के साथ, या कितने अच्छे से वो ऑक्सीजन हमारा मूव कर रहा है हमारे एयर स्पेसेस से हमारे ब्लड में। सो बेसिकली हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जानने की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हमारे एबीजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि एबीजी टेस्ट के थ्रू हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को जान सकते। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो जैसे ऑक्सीजन को मेजर करते हैं हम उसका पार्शियल प्रेशर,
उसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिसॉल्व हो रहा है ब्लड में, उसके बारे में भी हम पता करते। कितना अच्छे से हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट हो रहा है, ये बेसिकली हम जान सकते हैं अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता है। और इसके लिए एबीजी टेस्ट हम करवा सकते हैं। पीएच, जो नॉर्मल पीएच है, यानी कि हमारे कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है ब्लड में। सो जो पीएच होता है ब्लड का, वो बेसिकली हमारे 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है। तो पीएच अगर हमारा 7.0 से कम है या हमारा बेसिक अल्कलाइन है, सो इससे हम, अगर 7 से कम है तो हम उसे बेसिक कहते हैं या अल्कलाइन कहते हैं। सो हमारा जो ब्लड है बेसिकली थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होता है। तो इन सब की जानकारी के लिए, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के लिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पीएच के लिए, आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट या आर्टेरियल ब्लड गैसेस मेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एयर का मूवमेंट होता है, और हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब हमारा एक्यूमुलेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है। एयर का इन होता है तो उसके बाद वो कंबाइन होते हैं ब्लड के साथ हमारे ब्लड कैपिलरीज में, और फिर हमारे बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में उनका, या हमारे बॉडी के हर सेल में उनका ट्रांसमिशन होता है। सो बेसिकली ऑक्सीजनेशन या डीऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती। और इसका जो साइट है ये हमारा बेसिकली एल्वियोलाइज में होता है, इसीलिए एल्वियोलाइज को हम गैसियस एक्सचेंजेस के साइट कहते हैं। अब जब हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से जान और समझ लिया है, तो अब हम बात करते हैं एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स के बारे में। So basically, एटेलेक्टेसिस एक डिस्क्राइब करता है ऐसे स्टेट को जिसमें जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, या जिसमें नॉन एरेटेड रीजन हमारे पैरेन्काइमा सेल्स में ज्यादा हो जाते हैं। सो एटेलेक्टेसिस बेसिकली एक कंप्लीट या पार्शियल कोलैप्स होता है हमारे एंटायर या किसी एक पर्टिकुलर लोब ऑफ द लंग्स का। तो अगर किसी लंग, राइट या लेफ्ट लंग का कोई पर्टिकुलर लोब कोलैप्स हुआ है पार्शियली या कंप्लीटली, तो उसे हम एटेलेक्टेसिस कहते हैं। ये जब भी होता है सो ये हमारे टाइनी एयर सैक यानी एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स होते हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं, या उनमें पॉसिबली हमारे कई ज्यादा अमाउंट में अगर एल्वियोलर फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया है, हमारे एल्वियोलाइज फ्लूइड के कारण वो फिल हो चुके हैं, तो हम तभी ये एटेलेक्टेसिस जैसी सिचुएशन एराइज होती। एटेलेक्टेसिस बेसिकली एक कॉमन ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होता है मोस्टली सर्जरी के बाद। सो एटेलेक्टेसिस के बारे में अगर हम ब्रीफ में बात करें तो इसमें हमारा जो लंग है वो कोलैप्स होता है पार्शियली या एक पर्टिकुलर लोब, और ये एक मेजर या कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसी भी सर्जरी के बाद का। ये बहुत पॉसिबल है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें कई और कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लंग ट्यूमर है, चेस्ट इंजरीज है, लंग में फ्लूइड का डिपोजिशन है, रेस्पिरेटरी वीकनेस है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है।
अगर ब्रीदिंग के प्रोसेस में, इनहेलेशन के प्रोसेस में कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर गई है तो भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है। एटेलेक्टेसिस बेसिकली हमारे जो ब्रीदिंग है उसे डिफिकल्ट बना देता है। पर्टिकुलरली अगर किसी को कोई लंग डिजीज है तो वो उसे डिफिकल्ट बना देता है, और अक्सर लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी चीजों से सफर करते हैं। ये बेसिकली एक पार्शियल या कोलैप्स के कारण या कंप्लीट कोलैप्स के कारण होता है, और एक रिवर्सिबल कोलैप्स होता है, और जिसके कारण हमारे जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्रोसेस इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि हमारे एल्वियोलाइज अफेक्टेड होते हैं, और एल्वियोलाइज हमारे साइट होते हैं मेन गैसियस एक्सचेंज के। सो जो गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, या वो कंप्लीटली तरह का शंट हो जाता है। तो लंग्स जैसे हम जानते हैं कि एक पेयर ऑफ ऑर्गन होता है हमारे चेस्ट एरिया में, और इससे हमारे डिलीवर होते हैं हमारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में। सो एटलेक्टेसिस जब भी होता है, सो हमारे जो कोलैप्स होता है इसके कारण जो ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजनेशन होता है, वो प्रोसेस इम्पेयर्ड हो जाती है। जब भी हम ब्रीद करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो एयर से फिल्ड अप हो जाते हैं। इस ये जो एयर है हमारे एयर सेक में, यानी कि हमारे एल्वियोलाई में डिलीवर होता है। तो जब वो ऑक्सीजन हमारा मूव करता है ब्लड के साथ, और वो ब्लड हमारे डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन और हमारे टिश्यूज को थ्रू आउट दी बॉडी। तो जब भी एयर सैक डिफ्लेट हो जाते हैं एटलेक्टेसिस के कारण, तो वो वापस से इन्फ्लेट नहीं हो पाते, यानी कि वो इनफ एयर या ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते, या वहाँ इनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता एयर या ऑक्सीजन का। सो अगर लंग अफेक्टेड है तो अल्टीमेटली हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमारी जो दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है वो होने लगते हैं। ये मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में देखा जाता है, जिनमें जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो इम्पैक्ट हो जाता है किसी भी प्रोसीजर के कारण, या पेन के कारण, या प्रोलॉन्ग रिकम्बेंसी के कारण। जो जिनमें एक एनेस्थीसिया दिया जाता है या जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, सो ये देखा जाता है कि उनमें 90% चांस होता है एटलेक्टेसिस का, यानी कि लंग कोलैप्स का।
अगर हम कॉम कम कॉमन यानी लेस कॉमनली चीज की बात करें तो एटेलेक्टेसिस बहुत कम ऐसा देखा जाता है जिसमें किसी ने या जिनको एटेलेक्टेसिस हुआ है उनमें कुछ किसी तरह का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो या बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्पुटम प्रोडक्शन हुआ हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकिटिस हो या सिस्टिक फिब्रोसिस हो। बहुत ही कॉमनली ये नहीं देखा जाता, ये थोड़ा सा रेयर होता है। जनरली एटेलेक्टेसिस की कंडीशन ज्यादातर ये 90% की हम बात करें तो उन्हीं में अराइज होती है जो किसी भी ऑपरेशन के थ्रू गुजरे हैं या किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं जिसमें उन्हें जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ी है या उनमें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है। सो उनमें लंग कोलैप्स या पार्शियल या इनकम्प्लीट कोलैप्स की या एल्वियोलाई में एल्वियोलर फ्लूइड का डिपोजिशन के जो इंसिडेंस है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एटेलेक्टेसिस या टाइप ऑफ लंग कोलैप्स के बारे में। तो एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। सो ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस बेसिकली किसी भी ब्लॉकेज के कारण होता है या एयरवेज के ब्लॉकेज हो सकता है, मल्टीपल एयरवेज के ब्लॉकेज के कारण हो जिससे जो एयर फ्लो है वो लिमिट हो गया है या उसमें लिमिटेशंस हो गई, जिससे हमारे जो एल्वेओलाई है वो कोलैप्स हो जाते हैं। और ये कुछ फैक्टर्स के कारण हो सकता है जो कि इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं या वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर मैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करूं तो बेसिकली अगर म्यूकस प्लग डिपोजिशन हुआ है जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस में होता है, अस्थमा में होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है, निमोनिया में होता है। सो अगर म्यूकस प्लग वहाँ फॉर्मेशन हुआ है, किसी तरह का पॉलिप फॉर्मेशन हुआ है या पैपिलोमा हुआ है, एडिनोमा हुआ है, सो इन सब इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस हो सकता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण जैसे कि किसी भी फॉरेन बॉडी के इनहेलेशन या रिकरेंट एस्पिरेशन, यानी कि किसी भी फॉरेन बॉडी का अंदर जाना जिसे हम एस्पिरेशन कहते हैं, सो इनके कारण या हिस्टोप्लाज्मोसिस के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस हो सकता है। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस होता है जब भी कभी किसी तरह का एयरवे ब्लॉकेज हो या मल्टीपल एयरवेज है जिसमें एयर फ्लो का लिमिटेशन हो गया है किसी कारण, जिनके हमने दो फैक्टर्स देखे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स देखे और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की हमने बात की। ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस में हमने जैसे देखा कि
किसी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है या किसी तरह के लिमिटेशन के कारण होता है, जिसमें हमारे जो एयरवे है उनमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। वो एक फॉरेन बॉडी के एस्पिरेशन के कारण हो सकता है, या किसी तरह के, जैसे हमने दो फैक्टर्स की बात की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। सो एक्सट्रिंसिक में जैसे हमने बात किया कि म्यूकस प्लग फॉर्मेशन है, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस में हो सकता है, निमोनिया में हो सकता है, या फिर वो किसी तरह के रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है, या एडिनोमा है, पैपिलोमा है। तो इन कंडीशंस या इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में जैसे कि किसी भी फॉरेन बॉडी का एस्पिरेशन, जिससे ब्लॉकेज हो गया है, हमारे जो एल्वियोलाई सैक है उनके में किसी तरह का एयर फ्लो का लिमिटेशन हो गया। सो ये बेसिकली हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जो एटेलेक्टेसिस होता है वो बेसिकली हमारे एक्यूट निमोनिया या क्रोनिक स्पूटम प्रोडक्शन में होता है, यानी कि इनके कारण हमारे एक्यूट निमोनिया हो सकता है, क्रोनिक स्पूटम डिपोजिशन हो सकता है। जो दूसरी कंडीशंस है जिनमें किसी भी तरह का एटेलेक्टेसिस हो सकता है या कोई भी मैलिग्नेंसी कारण हो सकता है, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। इससे जो हमारी एयरवेज है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसा हम जानते हैं कि जब भी एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एल्वेलाइज में लिमिटेशंस होती है, तब हमें ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस होता है। ये बेसिकली किसी भी ट्यूमर के कारण भी हो सकते हैं, जैसे एडिनोमा है, पैपिलोमा है, सो इनके कारण भी हो सकते हैं। तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस हमारे जो लंग्स के पार्ट है वो, या पूरे लंग्स को डिपेंड इम्पैक्ट करेंगे या कितने परसेंट इम्पैक्ट करेंगे, वो बेसिकली डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ ब्लॉकेज पे। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हायर हुआ है या बिगर एयरवेज में हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकस में है, सेकेंडरी ब्रोंकस में है, सो एक लंग का एक लार्ज एरिया इफेक्ट होता है, ड्यू टू, क्योंकि एनाटॉमी ऑफ द लंग हमारी ऐसी है। क्योंकि अगर हमारे लार्जर एरियाज ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लोअर एरियाज या हमारे जो स्मॉलर एयरवेज है उनमें लंग उनमें एयर एंटर नहीं कर सकते। सो उसके कारण या इन चीजों के कारण हमारे जो लोअर एयरवेज हैं उनमें एयर पहुंच ही नहीं पाता। सो उससे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो ज्यादा लंग्स के पार्ट हैं वो कवर अप हो जाते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म की अगर हम बात करें तो ये किसमें कोई एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या कोई प्रॉपर ब्लॉकेज नहीं होता। ये जैसे हम अगर कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस की बात करें, तो सर्जिकल एटेलेक्टेसिस की बात करें, राउंड एटेलेक्टेसिस की बात करें, तो ये सब एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होता। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन से हम इनको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमारे कॉम्प्रेसिव है एटेलेक्टेसिस है या पोस्ट सर्जिकल एटेलेक्टेसिस है, तो इनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। पैसिव एटेलेक्टेसिस तब होता है अगर, जैसे हमारे लंग की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है लंग टिश्यूज में
सो अगर उनकी जो रिकॉइल कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स होना या रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट होना, जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो अगर किसी तरह के नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ है, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स में हुआ, तो अगर ये उनकी स्टॉप होगी या उनमें कोलैप्स हुआ, क्योंकि लंग टिश्यूज अगर कोलैप्स हुए हैं तो उनकी अगर रिकॉइलिंग कैपेसिटी यानी कि उनकी जो नॉर्मल एबिलिटी है, अगर वो इफेक्ट हुई है, तो इससे हमारा पैसिव एटेलेक्टेसिस हो सकता है। कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस, इसी को हम एक तरह से कई बार सब टाइप ऑफ पैसिव एटेलेक्टेसिस भी कहते हैं। सो जब भी कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है हमारे लंग टिश्यूज में, जो प्रिवेंट करते हैं हमारे एल्वेलाई को एक्सपैंड होने में, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, तब हम ऐसे कंडीशंस को कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस कहते हैं। सो ये बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस हो सकता है, रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है। कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस, जिसमें कि एक हमने जैसे बात कर ली अपने पिछले स्लाइड में कि अगर कोई प्लूरल इफ्यूजन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमारे लंग एल्वेलाई एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं, तब इसे हम कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस कहते हैं। पोस्ट सर्जिकल एटेलेक्टेसिस यूजुअली ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्रीदिंग के कारण होता है, यानी कि अगर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पोस्ट ऑपरेटिव पेन के कारण इम्प्रॉपर है, प्रॉपर ब्रीदिंग हमारी नहीं हो रही है, या कोई दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, जैसे कि एनेस्थीसिया है, किसी तरह की एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी है, जैसे बाईपास सर्जरी है, या किसी को हिस्ट्री रही है स्मोकिंग की, बहुत हाई बीएमआई रहा है, सो उसके कारण, या स्पूटम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, सो इन सब चीजों के कारण जो एटेलेक्टेसिस होता है उसे हम बेसिकली पोस्ट सर्जिकल एटेलेक्टेसिस कहते हैं। साइकेटराइजिंग यानी कि सिकेटराइजिंग एटेलेक्टेसिस बेसिकली हमें फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। ये एटेलेक्टेसिस तब होता है जब किसी भी स्कैट टिश्यू का जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो तब हमें, अगर हमारा एल्विलाइज कोलैप्स होते हैं, तो इसे हम साइकेट्राइजिंग एटेलेक्टेसिस कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन में बेसिकली हमारा जो प्लूरल कैविटी है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड डिपोजिशन हो जाता है। जब भी हमारा, अगर हम कोलैप्स ट्यूबुलाई की इमेज देखें, तो कुछ इस तरह से हमें वो इमेज देखने को मिलती है, जिसमें हमारी नॉर्मल एल्विलाई को अगर हम कंपेयर करें, तो हमारी एक कोई एल्विलाई कोलैप्स हो जाती है। उसका रीजन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकती, वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप भी हो सकती है, या वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप भी हो सकती है। एडहेशन एटेलेक्टेसिस बेसिकली तब होता है अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी, जैसे कि अगर हाईली मेम्ब्रेन डिजीज है किसी बच्चे में, या उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चों में या ऐसे पेशेंट्स में एडहेशन एटेलेक्टेसिस देखने को मिलता है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी या डिसफंक्शन, या हम पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की बात करें, जिसमें हमारा जो सिक्रीटेड होते हैं हमारे न्यूमोसाइट्स टाइप 2 में, वो हमारे एल्वियोलर सरफेस को कवर करते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स, हमारे सर्फेक्टेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स और कैल्शियम से बने होते हैं। तो अगर सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी है किसी, या किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो ऐसे में एटेलेक्टेसिस जो होता है उसे हम एडहेशन एटेलेक्टेसिस कहते हैं।
सर्फेक्टेंट बेसिकली हमारे जो एल्वियुलर टेंशन है उसे मॉडिफाई कर देते हैं, और जिससे जो हमारा लंग वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाता है। सो हमारा जो लंग सरफेस का जो टेंशन है वो कम होने लगता है। सर्फेक्टेंट उन्हें स्टेबलाइज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स से। सो अगर इसकी किसी को डेफिशिएंसी है, यानी प्रॉपर सर्फेक्टेंट नहीं है, सो ऐसे केसेस में एल्वियुलर कोलैप्स देखने को मिलता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसा एक मेडिकल टर्म है, ये एक ऐसा एक सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होती है, वो ब्रीद नहीं कर पाता है। यानी उसमें या तो इन्फ्लेमेशन के कारण या किसी भी इन्फेक्शन के कारण, या अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस का इनहेलेशन हुआ है। सो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके कई कॉजेज हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। एस्पिरेशन एक रीजन हो सकता है, या फिर जो हमारे इलास्टिक एयर सैक हैं अगर उनमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है या फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, तो इसे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया लंग कोलैप्स या एटेलेक्टेसिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।